एक और नया दिन, एक और नई शुरुआत। तो जानेंगे आज क्या है खास, कौन सा दिन है खास और क्या है आज के हमारे लेटेस्ट करंट अफेयर्स। तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू CAG अड्डा 24। आज है 15 सितंबर 2024 और आज के दिन के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ एक क्विक रिवीजन करते चलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। लेकिन उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे सेशन में मेरे चैनल में न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे सेशन की। तो हमारी पहली न्यूज़ है, RNIL ने हाल ही में लगातार छठे वर्ष प्रतिष्ठित CII GBC नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड को जीत लिया है। ठीक है, अभी RINL क्या है? तो ये विशाखापट्टनम स्टील प्लांट की एक कॉरपोरेट इकाई है। तो ये जो भारतीय उद्योग परिसंघ है, ये CII मतलब भारतीय उद्योग परिसंघ है, इसकी जो ग्रीन बिजनेस सेंटर है, इन्होंने अभी RINL को ये अवार्ड दिया है और इनको ये अवार्ड लगातार 6 सालों से मिलता आ रहा है। ये जो RINL है, इन्होंने हाल ही में अभी उत्कर्ष ऊर्जा कुशल इकाई पुरस्कार भी जीता है। और ये जो अवार्ड सेरेमनी थी, ये हैदराबाद में आयोजित की गई थी। ये जो स्वीकृतियाँ हैं, ये विभिन्न पहलों के माध्यम से ऊर्जा संरक्षण में RINL के चल रहे प्रयासों को दर्शाती है, जैसे कि अपशिष्ट ताप पुनर्प्राप्ति प्रणालियों का उपयोग करना, ब्लास्ट फर्नेस में चूर्णित कोयला इंजेक्शन या अपशिष्ट पुनर्चक्रण के और ऊर्जा बेंचमार्किंग। नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। तो अभी दूरदर्शन, इसको तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, क्योंकि हम जब छोटे थे, आप लोग भी अगर 90s के ज़माने से बिलोंग करते हैं तो आपको भी पता होगा, ये दूरदर्शन उस टाइम पे बहुत चलता था, हम यही देखा करते थे ज़्यादातर। तो भाई ये बहुत पहले से स्थापित हो गया था। कब? ये 1959 से इस्टेब्लिश हो चुका था, तो ये तब से चला आ रहा है और अभी इसने अपने 65 ईयर्स पूरे कर लिए हैं। तो ये बहुत अच्छा बेंचमार्क है, बहुत अच्छा दूरदर्शन के लिए है। देखा जाता है कि मतलब कि इसी से, दूरदर्शन से ही इंडियन ब्रॉडकास्टिंग की या भारतीय प्रसारण की शुरुआत हुई थी। ये सबसे पहला चैनल था, उसके बाद ही सारे प्राइवेट चैनल्स जो आजकल चल रहे हैं वो सब आए हैं। तो शुरुआत दूरदर्शन से हुई है। तो अभी इसने अपना 65 ईयर्स का जश्न मनाया है, जिसका इसने नाम क्या रखा? दिल से DD at 65। इसकी शुरुआत ना नई दिल्ली से हुई थी, मतलब पहला प्रसारण इसका जो था वो नई दिल्ली में हुआ था। अब तो इसके जगह जगह सेंटर्स बन गए हैं, हर सिटी स्टेट में है, लेकिन पहले सिर्फ दूरदर्शन का शुरुआत सिर्फ नई दिल्ली में था। अब हमारी अगली न्यूज़ पर चलते हैं। तो हाल ही में वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 में भारत को Tier 1 लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। अब ये क्या है? तो इस लिस्ट में क्या बताया जाता है कि कौन से ऐसे देश हैं, मतलब जो देश हैं अपने साइबर सिक्योरिटी में वो कितने आगे बढ़ चुके हैं, ग्लोबल लेवल पे वो कितना प्रयास कर रहे हैं कि उनके देश में साइबर सिक्योरिटी बनी रहे। तो उसके कुछ इन लोगों ने मेजर्स, मतलब उसको नापने के लिए कुछ एक कैटेगरी या पैरामीटर सेट करके रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग ये लोग मेजर करते हैं। ठीक है, तो अभी अपना देश भारत जो है वो Tier 1 कैटेगरी में पहुंच चुका है, मतलब साइबर सिक्योरिटी के मामले में। अच्छा, ये जो रिपोर्ट है इसे कौन जारी करता है? इसे जारी करता है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, यानी ITU। अच्छा, ये जो लिस्ट थी ग्लोबल सिक्योरिटी इंडेक्स, साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, इसमें ना करीबन 47 देश शामिल थे। तो भारत उनमें से एक लीडिंग नेशन के रूप में सामने आया है और उसे इसलिए चुना गया है क्योंकि उसने मजबूत साइबर सुरक्षा प्रैक्टिसेस के प्रति कमिटमेंट शो किया था। ओके, चलिए अब हम हमारी अगली न्यूज़ पर चलते हैं। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने नई दिल्ली में अपनी एक अष्टलक्ष्मी महोत्सव वेबसाइट लॉन्च करी है। ये याद रखिएगा, ये क्या है? एक वेबसाइट है, अष्टलक्ष्मी महोत्सव। अब ये जो अष्टलक्ष्मी है, नाम से पता चल रहा है हमें, अष्ट मतलब 8। तो ये 8 किससे रिलेटेड है? तो ये जो नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा, यहाँ पर एक फेस्टिवल मनाया जाता है अष्टलक्ष्मी नाम का। तो ये वेबसाइट उस फेस्टिवल से रिलेटेड है। ठीक है,
तो अब ये फेस्टिवल जो है ये कब मनाया जाएगा? इसकी शुरुआत हो जाएगी 6 से 8 दिसंबर के बीच में। ये हर साल इसी टाइम ड्यूरेशन में मनाया जाता है। और ये जो वेबसाइट लॉन्च का कार्यक्रम किया गया था, ये हुआ था भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में। अब नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, हाल ही में इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का 30वां संस्करण जो कि कैलिफोर्निया में आयोजित किया गया था, वहाँ पे अब ख़त्म हो गया है। ये मतलब इसका अब समापन कर दिया गया है। ये जो कार्यक्रम है इसको ना यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। तो इस समिट के दौरान ना एक MOU साइन किया गया था IDEX और डिफेंस इनोवेशन यूनिट जो कि यूएस का एक डिफेंस डिपार्टमेंट है, उनके बीच में एक MOU साइन किया गया। डिफेंस में जो भी इनोवेशन की ज़रूरत है तो उस फील्ड में कोलैबोरेट करने के लिए ये दोनों डिपार्टमेंट्स के बीच में MOU साइन किया गया है। अब हम हमारी अगली न्यूज़ पर चलते हैं। तो हाल ही में भारत ने रूस में हो रही ब्रिक्स लिटरेचर फोरम 2024 में भाग लिया। ठीक है, ये कहाँ पर हो रही है? ये कजान, रशिया, यहाँ पर ये हो रही थी। इसकी थीम थी वर्ल्ड लिटरेचर इन द न्यू रियलिटी, डायलॉग ऑफ ट्रेडिशंस, नेशनल वैल्यूज एंड कल्चर्स। और भारत की तरफ से इसमें कौन प्रतिनिधित्व कर रहे थे? तो साहित्य अकादमी के अध्यक्ष श्री माधव कौशिक और साहित्य अकादमी के सचिव डॉक्टर के श्रीनिवासन। ये जो सम्मेलन हुआ था ना, इस हो रहा है मतलब इसमें लेखक, कवि, दार्शनिक जो भी हैं, कलाकार जो है या विद्वान जो है, ये सब वो लोग इसमें शामिल होते हैं। अब चलते हैं हमारे आज के इम्पोर्टेंट डे के तरफ। तो आज है 15 सितंबर और इस दिन मनाया जाता है ग्रीन पीस डे। अब ये किस लिए मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है पर्यावरण सक्रियता को उजागर करने और पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए। मतलब हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करके और उसको कैसे कंजर्व करना है उसके बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिन को मनाया जाता है। साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट डे और ये गूगल भाई साहब, इसे तो हम सभी रोज़ यूज़ करते हैं। तो आज है वही इसका नेशनल google.com डे। मतलब इसकी शुरुआत हुई थी, ये google.com की शुरुआत हुई थी। आप लोग को पता है ना गूगल क्या है? ये एक सर्च इंजन है। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 15 सितंबर से हुई थी। तो इसकी हिस्ट्री एक बार सुनते हैं, जान लेते हैं क्या है। इसकी शुरुआत हुई थी 1997 से। ठीक है, तो 1997 में ना एक पेज रजिस्टर किया गया था google.com नाम से, लेकिन इसके बाद पैसों की कमी की वजह से ये इसका प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पाया। फिर 1998 में जब इन्वेस्टर्स मिले तो फिर इसमें पैसा लगाया गया और इसको आगे बढ़ाने मतलब इसमें बिजनेस सेटअप करने के लिए एक छोटे से गैरेज में इसको ओपन किया गया। सर्च इंजन बनाने की वहाँ पे प्रोसेस चालू हो गई थी। फिर दिसंबर 99 में इसका बेटा मोड आ गया। ठीक है, जिसमें इन लोगों ने 10,000 सर्च क्वेरीज करी थी। और फाइनली ये 2003 में जो हम जानते हैं गूगल का जो हेडक्वार्टर है ये वहाँ पर पहुँच गया। तो अब तब से हम सब इसे यूज़ करते आ रहे हैं, इसीलिए ये दिन तो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब आज के दिन से रिलेटेड ये इम्पोर्टेंट डे से रिलेटेड है, तो अब तक के सारे डे का एक बार क्विक रिवीजन। तो 1 सितंबर को मनाया जाता है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का 7वां स्थापना दिवस। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस। 3 सितंबर को मनाया जाता है गगनचुंबी इमारत दिवस। 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस। वहीं 6 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय पुस्तक वाचन दिवस। 7 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस और विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस। 8 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 10 सितंबर को मनाया जाता है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस और 11 सितंबर को विश्व शहीद दिवस। फिर आते हैं 12 सितंबर पे इंटरनेशनल डे ऑफ साउथ कोऑपरेशन। 13 सितंबर विश्व सेप्सिस डे और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। और आज है 15 सितंबर, जिसके 2 इम्पोर्टेंट डे अभी अभी हमने पढ़े, एक तो ग्रीन पीस डे और नेशनल google.com डे। अगली न्यूज़ पर चलते हैं।
तो हाल ही में डीआरडीओ ने अपने भारतीय लाइट टैंक जोरावर के, ये जो है ना, ये जोरावर नाम है इस टैंक का, ये इंडियन आर्मी का नया फील्ड फायरिंग टैंक है। तो इसका भी सफलतापूर्वक परीक्षण का पहला चरण हो गया है। ठीक है, मतलब इसके परीक्षण का पहला चरण का सफलतापूर्वक हो चुका है परीक्षण। तो बस इसमें ये याद रखिएगा कि एक लाइट टैंक है जिसका नाम है जोरावर। अगली न्यूज़ पर चलते हैं। तो अभी ना अफ्रीका में बहुत एक बीमारी फैली हुई है एमपॉक्स नाम की। तो अफ्रीका की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है वहाँ पर अभी वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक वैक्सीन लॉन्च करी है एमपॉक्स से लड़ने के लिए। तो WHO ने हाल ही में उस बीमारी के प्रति प्रतिक्रिया बढ़ाने के लिए इस वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। इसका नाम क्या है? एमपॉक्स वायरस वैक्सीन। ठीक है, जो WHO है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। इसके डायरेक्टर हैं टेड्रोस एधनॉम। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। तो हाल ही में ना PM ई-ड्राइव योजना की शुरुआत की गई है। ये क्या है? ये EV जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं उनको तेज़ी से अपनाने में सहायता के लिए की गई एक स्कीम है। मतलब इनका मेन मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यहाँ पर आ जाएं हमारी कंट्री में, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे यूज़ करें। मतलब जैसे अभी तक में पेट्रोल डीजल गाड़ियाँ यूज़ कर रहे हैं, तो इसको अब इलेक्ट्रिक व्हीकल को कॉमन बनाने की फिराक में है ये। तो उसके लिए ये योजना इन्होंने लॉन्च करी है। इससे पहले ना ये पहले फेम सेकेंड कार्यक्रम का स्थान लेता है। मतलब इससे पहले एक और योजना थी जिसका नाम था फेम सेकेंड, वो भी इससे ही रिलेटेड थी, इलेक्ट्रिक व्हीकल योजना से रिलेटेड ही थी। हालांकि ये जो नई योजना है ना PM ई-ड्राइव योजना, इसका बजट पुरानी योजना के कंपैरिजन में कम है थोड़ा। फिर भी ये भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अधिक कॉमन करने के लिए कॉन्सेंट्रेट करेगा। मतलब इसका मेन फोकस यही रहेगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को कॉमन करना है। तो गवर्नमेंट ने ना इसके लिए 10,900 करोड़ रुपए अलग रखे हुए हैं। वो भी कितने, मतलब इन्होंने 2 साल को टारगेट किया है कि ये 2 साल में इतना पैसा लगाकर इसको कॉमन करने के ऊपर ध्यान देंगे। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए चार्जिंग पॉइंट सेटअप करना, व्हीकल्स को लाना, ये सब जो भी रहेगा, जिसमें कि 2 व्हीलर्स शामिल होंगे, 3 व्हीलर्स होंगे, जैसे कि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हो गए, बाइक्स हो गए या ऑटो रिक्शा हो गए। लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड 4 व्हीलर शामिल नहीं होंगे। ये सिर्फ छोटी गाड़ियों के ऊपर ही फोकस करेंगे, जैसे 2 व्हीलर और 3 व्हीलर्स ऑटो रिक्शा वगैरह। ओके, अच्छा, और इस स्कीम के तहत क्या होगा? इसके लिए ना सब्सिडी भी दी जाएगी। किस चीज़ों के लिए? इलेक्ट्रिक 2 पहिया और 3 पहिया वाहन, मतलब 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स के लिए, और इलेक्ट्रिक ट्रक और बसेस के लिए, इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस के लिए। ये बस स्पेशल केस है 4 व्हीलर में। जो पर्सनल जो कार्स होती हैं वो इसमें इंक्लूडेड नहीं रहेंगी, लेकिन ट्रक और बसेस इंक्लूड रहेंगे, वो भी जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है। अब हमारी अगली न्यूज़ पर चलते हैं। तो हाल ही में अभी भी भारत ने गोवा में 20वीं समुद्री राज्य विकास परिषद की बैठक के दौरान भारतीय अंतर्राष्ट्रीय समुद्री विवाद समाधान केंद्र को लॉन्च किया है। मतलब इंडियन इंटरनेशनल मैरीटाइम डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेंटर को लॉन्च किया गया है अभी, जो कि गोवा में हुई थी। ये जो मीटिंग थी, मतलब ये जो बैठक हुई थी ना जिसमें इसको लॉन्च किया, ये गोवा में की गई थी। तो इससे इस वजह से क्या होगा, जो भी समुद्री क्षेत्र में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो भी विवाद हो रहे हैं, उन सबको हल करने में ये हेल्प करेगा और इसमें अपना सुधार बढ़ाएगा। सुधार करने के लिए, मतलब समुद्री क्षेत्रों में सुधार करने के लिए ये बहुत अच्छा एक कदम है। अच्छा है, ये जो स्टार्ट हुआ है IIM DRC, इसके साथ में सरकार ने भारतीय समुद्री केंद्र को भी शुरू किया है। तो IMC एक नीति थिंक टैंक है जो कि समुद्री क्षेत्रों में शामिल लोगों और संगठनों को एक साथ लाएगा। इसका उद्देश्य भारत के समुद्री उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के नवाचार, ज्ञान साझाकरण और रणनीतिक योजनाओं को प्रोत्साहित करना रहेगा। अब आज की एक सुंदर न्यूज़। तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति जो कि तमिलनाडु के मदुरै में पाई गई है, ये है वो तितली प्रजाति जो पाई गई है। ये दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति है। आगे चलते हैं। अब ये स्लाइड यहाँ पे गलती से आ गई है, फिर भी आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। ये MP के बारे में है। तो हाल ही में EW सम्मेलन
स्पेक्ट्रम 2024 लॉन्च किया गया। ये कहाँ पर लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है नजफगढ़, नई दिल्ली में। अगली न्यूज़ है हमारी, हाल ही में ब्राज़ील में आयोजित की गई G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक। ये याद रखिएगा, G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित की गई कहाँ पर? ब्राज़ील में, ब्राज़ील के कुइयाबा गांव में। तो इस बैठक में भारत ने भी भाग लिया है। भारत की तरफ से इसमें कौन गए थे? कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर जी। तो इन्होंने कहा कि भारत खाद्य सुरक्षा और पोषण सुनिश्चित करने के लिए देश का सबसे बड़ा खाद्य आधारित सुरक्षा कार्यक्रम लागू करने वाला है। अब ब्राज़ील से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, यानी जिसको हम ट्विटर के नाम से जानते हैं, उसको ब्राज़ील में ना बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है, निलंबित कर दिया गया। भारत ने ब्राज़ील को G20 समिट की अध्यक्षता सौंप दी। ब्राज़ील अब अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का पूर्ण सदस्य बन गया है। ब्राज़ील के फिनटेक प्लेटफॉर्म पिस्मो को वीज़ा द्वारा $1 अरब में खरीदने की घोषणा की गई। ब्राज़ील के लैंडस्केप गार्डन सिटी बर्ले मार्क्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। अब हमारी अगली न्यूज़ तो ये है 20 से 28 नवंबर 2024 के दौरान ना गोवा में 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यानी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस बार इसमें एक न्यू सेक्शन को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है बेस्ट डेब्यू इंडियन फिल्म सेक्शन 2024, जो कि भारतीय युवा फिल्म निर्माताओं के लिए होगा। आज के सेशन के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो की PDF आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में।